फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि 8th क्लास का लेसन नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है न्यायिक व्यवस्था। तो इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे, लेकिन जो पिछला जो लेसन था, चैप्टर था, उसका नाम था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। उस चैप्टर में 3 क्वेश्चन और हम लिखे हैं, तो उसको आप देख लीजिए। राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति जो नियुक्त करता है मित्र, किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता होता है ना, उसको करता है, ठीक है ना। विरोधी दल को कैसे कर पाएगा? महान शिक्षाविद को भी नहीं और लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को भी नहीं। जो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता होता है, ठीक है ना, उसको राष्ट्रपति जो है से प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो मंत्रिपरिषद देते हैं। कौन देते हैं? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को यह भले ही पावर दिया गया है अनुच्छेद नंबर 143 के अनुसार कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन ऐसे सामान्यतः मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा देता है। चूँकि मंत्रिपरिषद 3 तरह के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है ना, तो यही राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की राय मानने को बाध्यता किया गया? कौन सा ऐसा संवैधानिक संशोधन हुआ था मित्र, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की राय मानने को बाध्य किया गया? मतलब मानना ही मानना है, सिर्फ सलाह ही नहीं राष्ट्रपति की होगी, बल्कि जो बात कहेगी तो मानना ही मानना है। तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा ऐसा स्थिति किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक व्यवस्था। ये जो चैप्टर हमारा शुरू होता है लेसन नंबर 5 है, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये 8th क्लास का चल रहा है। जैसे ही 8th क्लास का चैप्टर ख़त्म होगी, हम 9th क्लास वाले लेकर के हम आएंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कैसा वीडियो लगता है तो कमेंट में बतलाएं कि इस तरह से है, ठीक है, और किस तरह की और वीडियो चाहिए और क्या वीडियो में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बता दीजिए ताकि हम सुधार कर सकें, ठीक है ना। और अगर आप PDF और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए। जिस टेलीग्राम चैनल का नाम है सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर तो आ जाएगा। सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो में SUJEET लिखिएगा तभी आएगा, SUJEET, ठीक है। कुमार लिखने आता है और स्तंभ लिख दीजिएगा और क्लासेज गो, ठीक है, तब ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है न्यायिक व्यवस्था का 173वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ से लेकर चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। इस वीडियो में पूरा चैप्टर रिकॉर्ड होने वाला है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है मित्र? तो क्या राष्ट्रपति करते हैं, क्या प्रधानमंत्री करते हैं, क्या मुख्यमंत्री करते हैं, या राज्यपाल करते हैं? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो कर ही नहीं सकते, तो कौन करते हैं मित्र? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की आयु, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा क्या है? मतलब कितने वर्षों के पद तक या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए तो 65 वर्ष, और अगर हाई कोर्ट की बात किया जाए तो 62 वर्ष। राष्ट्रपति संवैधानिक मामले में किससे परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति संवैधानिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। हमने बतलाया था कि अनुच्छेद नंबर 143 के द्वारा राष्ट्रपति संवैधानिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का, संसद का कर सकता है, या अधीनस्थ न्यायालय कर सकता है, या निर्वाचन आयोग का कर सकता है? तो यह अधीनस्थ न्यायालय का कर सकता है, ठीक है। तो 176 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब चलते हैं 177 नंबर।
निर्वाचन आयोग। आप निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं? निर्वाचन आयोग क्या मतलब चुनाव जो करवाता है, ठीक है ना। अब निर्वाचन आयोग की अगर मैं बात करूँ तो इनमें 3 सदस्य होती है, जिसमें एक मुख्य सदस्य होती है, ठीक है ना। और जो सर्वप्रथम जो निर्वाचन आयुक्त बने थे वो बने थे सुकुमार सेन। और भारत में जब निर्वाचन आयोग का जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 177वां नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र में अवकाश ग्रहण करते हैं? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं मित्र, वह 62 वर्ष के उम्र में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से 177 नंबर क्वेश्चन खत्म हुई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यायिक प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली साधन कौन है? ठीक है, 177 क्वेश्चन तक हो गया था। 178वां नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली साधन कौन है? तो न्यायिक प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली साधन जो है से न्यायपालिका है। कौन है? न्यायपालिका। कानून की व्याख्या कौन करता है? कानून की जो व्याख्या करता है, क्या वह कार्यपालिका करता है, व्यवस्थापिका करता है, न्यायपालिका करता है? तो कानून की व्याख्या करने वाला तो न्यायपालिका ही होगा ना। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की कुल संख्या है मित्र, अभी तो वर्तमान में 31 है, लेकिन पहले कितना था मित्र? 8 था। कितना था? 8 था। फिर 1956 ईस्वी में 11 हो गई थी, ठीक है ना। फिर इसी तरह से बढ़ गई थी, 60 में 14 हुई थी, ठीक है। और 1978 में 18 हो गई थी, और इस तरह से बढ़ता चला गया था मित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, अनुच्छेद बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 181, मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का जो अभिरक्षक है मित्र, वह राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है कि सर्वोच्च न्यायालय है कि लोकसभा का अध्यक्ष है? तो मौलिक अधिकार का अभिरक्षक जो माना गया है मित्र, सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। किसको माना गया है? सुप्रीम कोर्ट को। हाई कोर्ट को भी माना गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऑप्शन अगर हाई कोर्ट भी आ जाए तो बोथ देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को माना गया है मौलिक अधिकार का अभिरक्षक, ठीक है ना, संरक्षक इसी को माना गया। 2 राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती, अगर 2 राज्य सरकार के बीच अगर कानूनी विवाद हो जाता है तो कौन निर्णय लेगी? तो सुप्रीम कोर्ट लेगी। कौन लेगी? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के, यहाँ पे बिहार के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी? तो बिहार में जो उच्च न्यायालय है जिसको नाम है पटना उच्च न्यायालय, तो पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वर्तमान में भी 43 है, जिसमें 42 अन्य न्यायाधीश हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगर इसमें अगर ऑप्शन इतना सारा दिया हुआ है तो इसका मतलब कोई ना कोई मतलब ज़रूर रहा होगा। तो कहने का मतलब हुआ मित्र कि अगर मैं बात करूं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, इसमें सबसे ज़्यादा जज बैठते हैं, मतलब कि इसमें जो जज की संख्या है 160 फिक्स की गई है, ठीक है ना। इसमें इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उसमें 160 जज हो सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा न्यायालय के रूप में जाना जाता है उच्च न्यायालय, जिसमें 109 गो जज जो हैं सभी कार्यरत है, लेकिन 51 जो पद है वह रिक्त है। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय बनी थी मित्र उस वक्त मात्र 5 जज था। कितना था? 5 था। समझ गया ना। तो अब देखिए अगला नंबर हम क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इनमें से किन राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है? तो इनमें से किन राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है मित्र? तो बिहार का है कि पंजाब का है कि हरियाणा का है कि बीएमसी? तो पंजाब एवं हरियाणा दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है, जहाँ पे नाम है चंडीगढ़, ठीक है ना। एक ही उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों का उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर दिया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं मित्र, आगे जो क्वेश्चन है वह है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति किनसे परामर्श लेता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति किनसे परामर्श लेता है मित्र? तो
संबंधित राज्य के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, कि संबंधित राज्य के महाधिवक्ता से। तो इसमें सही हो जाएगा ए और सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संबंधित राज्य के राज्यपाल से और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, मतलब ए एवं सी दोनों हो जाएगा। तभी जाकर के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है तथा अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी कर देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 186 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है कि वह कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में वकालत कर चुका हो, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के वकालत कर चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात है मित्र तो 5 साल जज रहना चाहिए और 10 साल वकालत होना चाहिए। तो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जज है और कम से कम 10 वर्ष तक कितना है उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका है, मतलब बी एम सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब डी इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था मित्र वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अब इसमें भी देखिए इतना सारा ऑप्शन दी गई है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई कारण रहा है। तो 31 अक्टूबर 1966 ईस्वी की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था 31 अक्टूबर 1966 ईस्वी को। और 14 अगस्त 1862 ईस्वी को कहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, बम्बई। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना 14 अगस्त 1862 ईस्वी में हुआ था। और एक दिन बाद 15 अगस्त 1862 ईस्वी में मद्रास यानी चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और 1 जुलाई 1862 ईस्वी को कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था मित्र 1 जुलाई 1862 ईस्वी। बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1 मार्च 1916 ईस्वी में, जिसको पटना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। 14 अगस्त 1862 ईस्वी के तो आप जानते हैं कि बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। 15 अगस्त 1862 ईस्वी को किसकी स्थापना हुआ था, मद्रास यानी चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना। और 1 जुलाई 1862 ईस्वी को कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। अगला क्वेश्चन है मित्र कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अगर मैं संघीय न्यायपालिका की बात करूं तो भाग 5 में व्यवस्था किया गया, क्योंकि भाग 5 में ही अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 151 तक भाग 5 की व्यवस्था किया गया है, मतलब कि संघ की व्यवस्था है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा मित्र। तो 189 नंबर क्वेश्चन हो गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो भाग 5 में। और भाग 5 में 50 से लेकर 52 से लेकर के 151 तक संघ की व्यवस्था भाग 5 का क्षेत्र है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। कितना है, अनुच्छेद नंबर 124 से 47 तक संघीय न्यायपालिका का क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद नंबर 124 में संघीय न्यायपालिका के गठन की बात कही गई है कि आप स्थापित या गठित कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन मिलकर करेगा। यह है अगला क्वेश्चन 190 नंबर क्वेश्चन, चूँकि 189 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। रेगुलेटिंग अधिनियम जो है 1773, इसी के द्वारा जो सबसे पहले सर्वप्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुआ था कलकत्ता। कहाँ स्थापना हुआ था मित्र, कलकत्ता में सबसे पहले रेगुलेटिंग जो अधिनियम है 1773 उसके द्वारा स्थापित हुआ था। लेकिन आज का जो सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थापित है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्थापित किया गया था। तो यह सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था मित्र वो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ईस्वी में। इसका रीज़न यह था मित्र कि चूँकि जब अंग्रेज हमारे देश में जब व्यापार करने के लिए आए थे तो
उन्होंने देखा कि हमारे देश में कुछ रजाओं में फूट है, तो उन्होंने 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किया और उसमें भी विजय प्राप्त किया। और फिर 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध जीता, बक्सर का युद्ध जब हुआ तो उसमें विजय प्राप्त किया। तो इसको लगा कि भारत पर हम अब धीरे धीरे हम शासन यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक स्थापित करने के लिए, अपना शासन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत, ठीक है ना। ताकि जनता को लगे कि हम आपके लिए, अगर कोई आपके लिए अगर अन्याय होता है तो हम उसका सज़ा देंगे, ठीक है ना। चूँकि अंग्रेज के लिए 3 प्रेसिडेंसी था, एक मद्रास था और एक बम्बई था और एक कोलकाता था। तो 3 जगह के जो भी अपराध होते थे या जो भी केस आता था उसका इसमें मतलब कि इसमें जो था सॉल्व किया जाता था, ठीक है। और बाकी अगर अन्य क्षेत्रों के लोग अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, इसका तो उत्तर हो गया ए। और अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, संसद हो सकता है, विधि मंत्रालय, ये तो गलत है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संसद। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्र, राइट हो जाएगा। क्योंकि उच्चतम न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की अगर संख्या में वृद्धि करना है तो आप संसद अगर चाह जाए तो उसके शक्ति में विकास कर सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं या परामर्श लेते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के महान्यायवादी से, भारत के विधि मंत्री से। तो ये सब तो हो ही नहीं सकते हैं मेरे, तो आखिर होगा क्या, तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति, अगर अन्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करना है सुप्रीम कोर्ट में तब, ठीक है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो गई है और पहले 24 थी, 25 हो गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की गठन यानी स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन के जो प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 124 में है, ठीक है ना। और अनुच्छेद नंबर 214 में जो उच्च न्यायालय है उसको स्थापित किया जा सकता है, बात को कहा गया। अनुच्छेद नंबर 231 में इस बात को कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकती है। और अनुच्छेद नंबर 143 तो आप जानते ही हैं मित्र, ये अनुच्छेद नंबर 147 क्या है ना, इस चीज़ को ध्यान में नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अनुच्छेद नंबर 143 तो आप जानते ही हैं कि सलाह ले सकती है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। तो इस तरह की बात है। अगला नंबर क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद कितना में दिया गया है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का जो अधिकार है अनुच्छेद नंबर 32 में दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद नंबर 32 के तहत रीट जारी कर सकता है, ठीक है ना। जो कि 5 तरह की रीट होती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना। दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रोहिबिशन जिसको प्रतिषेध बोलते हैं, चौथा है उत्प्रेषण और पाँचवा है अधिकार परीक्षा। तो ये 5 तरह के रीट जारी किया जा सकता है, ठीक है ना। किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है इन चीज़ का हम बतलाएंगे जब 9th क्लास का जब हम, क्योंकि 9th क्लास में भी सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल पढ़नी है, हाई कोर्ट का भी स्पेशल पढ़ना है, तो उसमें हम बतलाएंगे कि यह रीट क्या चीज़ होता है, कब जारी किया जाता है, ठीक है। अभी आप जान लीजिए किसे कितना में, ठीक है। बताने के लिए बतला सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कोई परेशानियाँ नहीं है, अगर आपको अगर ध्यान नहीं हो तो मैं बतला देता हूँ, ठीक है। फिर 9th क्लास में भी जाइएगा तो फिर और अच्छी तरह से आप जान जाइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या है,
बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कोई ही व्यक्ति आपको बंदी नहीं बना सकता है, ठीक है ना। अगर बंदी बनाता है, चाहे वो कोई निजी व्यक्ति हो चाहे सरकारी व्यक्ति हो, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है रिट जारी करेगी, ठीक है। जैसे कि पुलिस आप जानते हैं कि ले जाती है, तो उसको हमें अधिकार प्राप्त है कि 24 घंटा के से ज़्यादा वह थाना में नहीं रख सकता है, मजिस्ट्रेट्स के सामने पेश करना होता है 24 घंटा के अंदर अंदर, ठीक है, ज़्यादा तक नहीं रख सकता है। और अगर वह 24 घंटा से अगर ज़्यादा वह कर देता है, ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह सुप्रीम कोर्ट जैसे रिट जारी कर सकती है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, परमा आदेश है। परमा आदेश कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी अगर पदाधिकारी अगर ठीक ढंग से अगर कार्यों का निर्वहन नहीं कर रही है, अच्छी से अगर काम नहीं कर रही है, तो उस पर रिट जारी किया जा सकता है, वार्निंग दी जा सकती है, और अगर वार्निंग नहीं मानते हैं तो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है कुछ समय के लिए, या फिर परमानेंट भी सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है प्रोहिबिशन, जिसको बोलते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध रिट के अनुसार यह कहा जाता है कि जिस न्यायालय को जितना अधिकार क्षेत्र है, कितना में काम करना है उतना ही में करना रहता है। अगर मान लिया जाए कि इसे 2 राज्यों के विवाद हो या केंद्र और राज्य के विवाद हो, तो राज्य इस पर केस नहीं चला सकता है, या कोई भी राज्य अपने राज्य जो है राज्य न्यायपालिका में यानी उच्च न्यायालय में चला नहीं सकता है। वह चलाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये तुम्हारे क्षेत्र से बाहर है, ये अधिकार क्षेत्र मेरा है और मैं इस पर केस को मैं संभालूंगा, ठीक है, तुम चुपचाप रहो आराम से। तो इस तरह से मना करता है, ठीक है ना। प्रोहिबिशन वाला है मतलब प्रतिषेध वाला, ठीक है ना। और अगला है उत्प्रेषण, ठीक है। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है मित्र, उत्प्रेषण आखिर क्या है, कैसे हो जाता है, और एक होता है अधिकार परीक्षा। तो उस उत्प्रेषित मतलब होता है प्रमाणित करना, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि से कोई अगर निचली अदालत अगर किसी केस के लिए अगर ज़्यादा अगर सज़ा दे दिया गया हो, देना था उसको 2 वर्ष की और दे दिया है 7 वर्ष की सज़ा, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देखा कि इसने तो उच्च न्यायालय ने गलत किया है, तो उससे जवाब मांगेगा, कहे कि हमें बतलाओ, प्रूव करो, प्रमाणित करो कि तुमने किस आधार पर इसको इतना साल का सज़ा दिया है, ठीक है ना। तो उस वक्त जारी किया जाता है उत्प्रेषित, ठीक है ना। उत्प्रेषित रिट जिसको बोलते हैं जारी किया जाता है। और अगर अधिकार परीक्षा की मैं बात करूँ, 5वां रिट है अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा में इस बात को कहा गया है कि अगर मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति कदाचार से किसी चोरी करके या किसी तरह से अगर कोई अधिकारी बन गया है या कोई भी चीज़ अगर कर रहा है ना, चीटिंग करके, तो उस पर रिट जारी किया जा सकता है अधिकार परीक्षा रिट, ठीक है ना, जो कि 5वां रिट के रूप में जाना जाता है। तो आप 5वां रिट जानेंगे, ठीक है। 9th क्लास में फिर से आपको और विस्तार से बतला दूंगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए मित्रों, ठीक है। आदमी जानकारी के अभाव में नहीं कुछ कर पाएगा, नहीं तो जनता चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जनता में सारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं। चूँकि प्रस्तावना में यह कहा गया है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग मतलब कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, कहने का मतलब हम भारत के लोग मतलब हमारी संविधान की शक्तियाँ कहाँ से आती है, हम में से आती है, ठीक है ना, मतलब जनता से आती है। अगला नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका 2,80,000 मिलता है, और अन्य न्यायाधीश जो होता है उसको मिलता है 2.5 लाख रुपये। और जो हाई कोर्ट होता है उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख मिलता है, और अन्य न्यायाधीश को 2.25 लाख मिलता है। और राज्यपाल की मैं बात करूँ तो 3.5 लाख वेतन मिलता है, और प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपया मिलता है, ठीक है ना। 1,60,000 मिलता है, जिसमें बेसिक वेतन के रूप में मतलब बेसिक वेतन है 50,000 रुपया मिलता है, और 45,000 रुपया निर्वाचन क्षेत्र के लिए मिलता है। और कितना हो गया 50 और 45, 5 4 90, 5 9 90, 90 और 5 95,000, ठीक है। और आपको 2,000 रुपया रोज़ प्रतिदिन दिया जाता है उसको। तो एक
समझिए कि अगर 31 का महीना लगा तो 31 दूनी 62 हो गया, तो मतलब 1,57,000 हो गया और 3,000 रुपया ऐसे भत्ता मिलता है, दैनिक भत्ता मिलता है। तो इस तरह से उनको 1,60,000 रुपया हो जाता है। ऐसे महीना में 2 लाख होता है, ठीक है ना, लेकिन 1,60,000 मतलब इन हैंड मिल जाती है तुरंत ही, ठीक है ना। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं प्रधानमंत्री के वेतन की। आगे अगर मैं बात करूं तो 5 लाख राष्ट्रपति के वेतन की है और 4 लाख है उपराष्ट्रपति के वेतन की। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के वेतन कितना मिलता है। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन मिलता है मित्र, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो मिलता है 2,50,000 और अन्य न्यायाधीश को मिलता है 2.25 लाख रुपया, मतलब बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और आपको बतलाएं ही कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको 2,80,000 और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीश को 2.25 लाख। 3.5 लाख मिलेगा राज्यपाल को, 1,60,000 मिलेगा प्रधानमंत्री को, 5 लाख है राष्ट्रपति को और 4 लाख उपराष्ट्रपति को, ठीक है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद अगर खाली हो जाते फिर तो कौन करेगा मित्र, क्या वह प्रधानमंत्री करेगा, क्या गृह मंत्री करेगा, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगा या फिर लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो करेंगे मित्र भारत के मुख्य न्यायाधीश, चूँकि यही अब सीनियर में बच ही जाता है, ठीक है ना, जो कि बहुत अच्छी तरह से कार्यों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो अनुच्छेद नंबर 198 के सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश अगर रिटायर हो चुका है तो वह कहाँ वकालत कर सकता है, वह तो वकालत किसी भी न्यायालय में नहीं करेगी, क्योंकि अगर हाई कोर्ट में वकालत करने जाएगी तो यह तो जीत जाएगा ना, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो इसलिए इजाज़त उसे नहीं दिया जाता है किसी कोर्ट में वकालत करने की, ठीक है ना, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता है वो वकालत अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर रिटायर्ड अगर जज है। हाँ, अगर हाई कोर्ट से अगर रिटायर्ड अगर जज है तो वह सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर रिटायर्ड जज है तो किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायिक कामकाज के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र है, चूँकि जानते हैं मित्र कि इस पर दबाव नहीं डाली जाती है किसी कार्यपालिका विधायिका का, इसलिए भारत में न्यायपालिका जो है से स्वतंत्र है, चूँकि स्वतंत्र रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा तो निष्पक्ष न्याय नहीं दिला पाएंगे और अगर न्याय नहीं दिला पाएगा तो फिर न्यायपालिका का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है ना। आप तो इस बात को भली भांति ही जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगला नंबर 202 क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है। तो भारत में जो न्यायपालिका का स्वरूप है वो एकीकृत है, ठीक है ना। कैसा है, एकीकृत है। अगर भारत में न्यायपालिका की संरचना की मैं बात करूँ तो पिरामिड जैसा है। कैसा आकार का है, पिरामिड। लाभ का पद परिभाषित हुआ है। लाभ का पद जो है ना संविधान द्वारा, कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, कि संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, कि संसद द्वारा। आखिर लाभ का पद आखिर परिभाषित होता है किसके द्वारा है, तो यह हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है ना। लाभ के पद कौन होगा नहीं होगा वह बतलाता कौन है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बतलाया जाता है। जितना सरकारी चीज़ होता है, सरकारी पद होता है, वो लाभ का पद ही माना जाता है, ठीक है ना। और लाभ के पद पर रहते हुए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे थे मित्र, वह रहे थे हीरालाल जे कानिया, की अन्ना चंडी, की लीला सेठ, की एस सीकरी रहे थे। तो आपको पता होगा मित्र कि हीरालाल जे कानिया जो थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और आप जानते हैं मित्र कि उच्च न्यायालय का प्रथम लेडीज में प्रथम महिला न्यायाधीश बनने वाला व्यक्ति अन्ना चंडी है। अन्ना चंडी एक ऐसा व्यक्ति है जो उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश बनी है, और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है लीला सेठ। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला लीला सेठ बनी है,
ठीक है ना। उच्च न्यायालय में ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीश में महिला जो है कैंडिडेट बनी है अन्ना चंडी, और मुख्य न्यायाधीश बनी है लीला सेठ। और सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश नहीं बल्कि मुख्य न्यायाधीश पर कोई अभी तक महिला नहीं बनी है। आगे क्वेश्चन आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। कब हटाया जाएगा? सीबीआई के जांच पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, कि भारत के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर, कि संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो संसद में महाभियोग जब प्रस्ताव पारित हो जाएगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसको हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की मतलब सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन था मित्र? फातिमा बीबी थी। कौन थी मित्र? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी एक ऐसी व्यक्ति रही है जो उच्चतम न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, लेकिन उच्चतम अगर लग जाती है तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। कन्फ्यूजन हो जाता है कितने लोगों को, तो ध्यान रखिएगा, अगर उच्च न्यायालय है तो हाई कोर्ट, उच्चतम है तो सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनी है फातिमा बीबी। ये महिला न्यायाधीश ऐसा मत समझिए कि मुख्य न्यायाधीश बनी है, मुख्य न्यायाधीश अभी तक महिला में नहीं बनी है कोई, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के। इंदु मल्होत्रा एक ऐसे महिला रही है, एक फर्स्ट महिला रही है जिन्होंने वकालत करते हुए डायरेक्ट इन्होंने उच्च न्यायालय वो थे सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने डायरेक्ट वकालत करते हुए न्यायाधीश बना दिया गया था, ठीक है ना। ये फर्स्ट महिला रही है जिनको इंदु मल्होत्रा जिसका नाम है, जिसको वकालत करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दी गई थी, ठीक है ना। पीएन भगवती जब न्यायमूर्ति थे, ठीक है ना, मतलब न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उस वक्त पीआईएल मतलब जिसको जनहित याचिका बोलते हैं उसे जारी की गई थी, लाई गई थी। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही मित्र? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर कोई महिला नहीं रही। हमने बतलाया था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर कोई महिला नहीं अभी तक रही है। अन्य न्यायाधीश में रही है जो कि फातिमा बीबी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जजों का वेतन कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है भारत का जो संचित निधि है, अनुच्छेद नंबर 266 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद नंबर 266 में संचित कोष निधि की व्यवस्था है, और अनुच्छेद नंबर 267 में आकस्मिक निधि की व्यवस्था है। जो भी भारत के अंदर जो भी कोई चीज़ निर्माण या कोई भी चीज़ वर्क होती है तो आकस्मिक निधि से होती है, लेकिन जो पेमेंट की जाती है वो किया जाता है संचित कोष निधि से। राष्ट्रपति का ही वेतन संचित कोष निधि से मिलता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 266 में संचित कोष निधि है और अनुच्छेद नंबर 267 में आकस्मिक निधि है। तो 208 क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको संघ शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है ना। संघ शासित क्षेत्र का हो या केंद्र शासित प्रदेश करो, बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो दिल्ली उच्च न्यायालय जो है, ठीक है ना, दिल्ली में जो हाई कोर्ट है वह केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी वहाँ पे हाई कोर्ट की व्यवस्था किया गया है। आप जानते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है ऑप्शन के अनुसार। और पटना उच्च न्यायालय तो आप जानते हैं कि इसमें जज कितना है, 43 टोटल जज है, जिसमें 42 अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जानते हैं कि इसे भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट के रूप में जाना जाता है। 160 जज है इसमें, जिसमें 109 गो प्रेजेंट है जो कार्यरत है और 51 को भी पद रिक्त है। सिक्किम उच्च न्यायालय भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय के रूप में जानी जाती है। सबसे छोटा उच्च न्यायालय कौन है? सिक्किम। और सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है?
तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति इनमें से किससे परामर्श लेता है? बात हो रही है हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट के अगर न्यायाधीश है, जज है, उसको अगर नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति इनमें से किससे परामर्श लेगी? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से। ऐसे कैसे भैया? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से हो सकता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल से। संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या हो सकता है मित्र? तो ये भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर तो डी करना पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी तो इसका मतलब लेना पड़ेगा, है ना। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी ले ली जाती है परामर्श, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी ली जाती है और संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी ली। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो स्थित है मित्र वह तो बिलासपुर में। कहाँ पे है? बिलासपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है जबलपुर में स्थित है। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कर देना। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है मित्र? तो एर्नाकुलम में है, ठीक है ना। केरल उच्च न्यायालय स्थापित कहाँ पे है? एर्नाकुलम में, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा आप। उड़ीसा का कहाँ है उच्च न्यायालय? कटक में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, परंतु शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलवाता है। जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देता है। किसको देता है मित्र? राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकती है, उसका अधिकार दिया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। ये सही हो सकता है। राष्ट्रपति अपनी ओर से नहीं, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को सलाह पर राष्ट्रपति नहीं। विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि प्रभावित होती है? ये हाई कोर्ट की बात है। सुप्रीम कोर्ट वाला तो बता दिया कि भारत के संचित कोष निधि से, भारत के आकस्मिक निधि से नहीं, भारत के संचित निधि से नहीं, भारत की लोक लेखा नीति से नहीं, संबंधित राज्य के संचित निधि, जो राज्य के जो संचित निधि होगी उससे हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसका वेतन मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन मिलता है भारत के संचित कोष निधि से। तो इस तरह से 5 चैप्टर में 219 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, जो कि 173 से स्टार्ट किए थे और लगभग 173 से स्टार्ट होकर के 219 तक हम पहुंच गए हैं। इसमें लगभग क्वेश्चन की संख्या की अगर मैं बात करूं तो कितना पहुंच गया होगा, उधर 27 हो गया और इधर 19 हो गया, ठीक है ना। तो 27 और 3 30 हो गया, 30 और 16 46, लगभग 46 क्वेश्चन हो गए आपका 5 चैप्टर से। तो अगला चैप्टर लेकर के जल्द ही आएंगे। बाकी इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, जय बार देखना है तो इतना बार देखिए, लेकिन इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगल बगल के भी हम उत्तर इसलिए बता देते हैं ताकि याद और आसानी तरह से हो जाए, रटने कम पड़े, ठीक है। और आपको पढ़ाए को और कुछ है तो अगल बगल की चीज़ तो और कुछ जानते ही होंगे, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट क्लास बताए, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।